नमस्कार, मैं आपके साथ धीरेन्द्र शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव। समय हो चुका है मॉर्निंग बुलेटिन का। पहली खबर बुलंदशहर से है, जहां पर प्रदेश राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व और चकबंदी विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। समीक्षा के दौरान राज्य मंत्री अनूप प्रधान ने राजस्व व चकबंदी एवं IGRS और अन्य मुद्दों पर बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज राजस्व विभाग की धारा 24 हो, जिसके अंदर हमारे सम्मानित किसानों की जमीनों की मेड़बंदी यानी पैमाइश कराने का कार्य होता है। धारा 67 हो, जिसमें जो हमारी सार्वजनिक भूमि होती है उनको कब्जा मुक्त कराना और उन पर जुर्माना लगाना। और चाहे धारा 116 जो पूरे बंदी की बंटवारे की धारा होती है, जितनी भी हमारी राजस्व की धाराएं उस पर प्रत्येक तहसील की बिंदुवार समीक्षा की गई है। और मैं समझता हूं कि जनपद बुलंदशहर में राजस्व वादों को लेकर के न्यायालयों में काफी अच्छा काम हुआ है। कई धाराओं में 5 वर्ष से अधिक हो, 3 वर्ष से अधिक हो, मामले लंबित नहीं पाए गए। धारा 67 में भी जो जुर्माना सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करने के बाद लगाया गया है, उस पर भी मैं समझता हूं कि काफी वसूली हमारे जिलाधिकारी और उनकी पूरी टीम के द्वारा की गई है। धारा 24 में भी काफी अच्छा काम हुआ है। लेकिन चकबंदी में जो बहुत लंबे समय से गांव चल रहे हैं, उनको भी हमने निर्देश जारी किए कि समय से उन गांव के अंदर भी पूरी गुणवत्ता के आधार पर तत्काल उनमें चकबंदी की प्रक्रिया को पूर्ण करके हमारे किसानों को कब्जा दिया जाए। और निश्चित ही मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में काफी प्रगति पहले की तुलना में इसमें लगातार हो रही है। दूसरी खबर भी बुलंदशहर से है, जहां पर 6 डिग्री पारे ने सर्द रात में सहारा नहीं मिलने के कारण सड़कों पर बेसहारा लोग कड़ाके की ठंड में अव्यवस्था का शिकार हो रहे हैं। बता दें कि 6 डिग्री पारे में खुले में रात में सोने पर लोग मजबूर हैं। अपनी जिंदगी बचाने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। वहीं आधार कार्ड न होने के चलते सर्द रात में गरीब बेसहारे परिवार के लोग खुले में सोने को मजबूर हैं। तीसरी खबर मुरादाबाद से है, जहां पर थाना मूढ़ा पांडे पुलिस को चेकिंग अभियान के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 4 मोटरसाइकिल, 1 अवैध तमंचा भी बरामद किया गया है। ये थाना मूढ़ा पांडे पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है। 7 तारीख को ये पुलिस के द्वारा एक चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध व्यक्ति जब उनको रोका गया तो उनके कब्जे से जो मोटरसाइकिल थी उसकी जब देखा गया तो वो चोरी की थी। साथ ही उनकी तलाशी के दौरान एक अवैध तमंचा भी उनके कब्जे से बरामद हुआ। पुलिस के द्वारा उनको लाया गया और उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा 3 अन्य मोटरसाइकिलें जो विभिन्न स्थानों से उनके द्वारा चोरी की गई थी वो भी उनके द्वारा बरामद कराई गई हैं। और जब उनकी जानकारी की गई तो उसमें से एक मोटरसाइकिल रामपुर थाना सिविल लाइंस से संबंधित है, जिसके संबंध में वहाँ अभियोग पंजीकृत है। और एक अन्य मोटरसाइकिल जो थाना ज्योति नगर उत्तरी दिल्ली से चोरी की थी इन्होंने, वो भी बरामद हुई है। एक अन्य मोटरसाइकिल और है जिसका चेसिस नंबर इनके द्वारा खुरच दिया गया है और उसकी नंबर प्लेट भी इनके द्वारा चेंज की गई है। पूछताछ में इन लोगों ने ये बताया कि ये लोग जो मोटरसाइकिल चोरी करते हैं और उनके नंबर को ये लोग चेंज कर देते हैं, उस पर फर्जी नंबर प्लेट लगा के लोगों को बेच देते हैं और उनको ये लोग लगातार यूज़ करते हैं। ऐसी एक मोटरसाइकिल इनके द्वारा स्वयं भी इस्तेमाल की जा रही थी और जो शेष मोटरसाइकिल थी उनको भी ये किसी अन्य को बेचने की फिराक में थे। सर, अभी तक कितनी बाइकें बेच चुके हैं या पहली बार ही करने? अभी इनसे पूछताछ की गई है। फिलहाल इन्होंने जितनी मोटरसाइकिल बताई थी वो बरामद की गई हैं, लेकिन अभी इसके अलावा संभावना है कि और भी इन्होंने बाइक चोरी की होंगी, जिसके संबंध में अभी हम लोग और इनका PCR पर लेके इनसे विस्तृत पूछताछ करेंगे। इनकी फ़ोन कॉल डिटेल्स को भी हम लोग देख रहे हैं कि इनके संपर्क में कौन से लोग रहे हैं, उनसे बुला के भी पूछताछ की जाएगी। तो हो सकता है अभी भविष्य में इसके अलावा और भी बरामदगी।
हाँ, एक अभियुक्त का इसमें जो विशाल है, वो पूर्व में भी थाना मझौला से एक चोरी के मुकदमे में जेल गया है। लेकिन जो जैसे अभी देख रहे हैं आपके रामपुर से और दिल्ली से भी जो मुकदमे हैं, अब तक उसमें इनका नाम नहीं खुला था। तो ये भी संभावना है कि और भी जगह पर मुकदमे लिखे हों जिसमें अभी ये लोग प्रकाश में ना आए हों, क्योंकि ये नए अपराधी हैं और इनका ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन निरंतर ये घटनाएं कर रहे हैं। तो अभी जब इससे पूछताछ की जाएगी और जो अलग अलग स्थानों के मुकदमे जब खुलेंगे तो उससे इनका आपराधिक इतिहास करते क्या है? नहीं, ये सामान्य दैनिक मजदूरी ही करते हैं लोग और यही चोरी का काम करते हैं और इससे अपना व्यवसाय करते हैं। चौथी खबर चित्रकूट से है, जहां पर बढ़ती ठंड के कारण लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि चित्रकूट के भरतकूप थाना क्षेत्र के दाहिनी गांव में खेत में पानी लगाते समय बुजुर्ग की मौत हो गई। वहीं बुजुर्ग की मौत ठंड लगने की वजह से बताई जा रही है। इस घटना की वजह से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। कितने टाइम की घटना हुई है ये? सर रात में हुई है घटना, करीब 3 बजे के बाद ही। घर से कितने टाइम निकले थे? घर से तो वो शाम 10 बजे निकल आते हैं, खेतों में घूमते रहते हैं और फिर यहीं सो भी जाया करते थे। आज भी रोज की तरह वही खेतों में रखवाली घूम घूम के करते रहते थे। क्या नाम था? राम स्वरूप नाम था, पुत्र श्री स्वर्गीय सुराज। उम्र लगभग 63 वर्ष थी इनकी। मेरे बड़े भाई थे, मैं उनका छोटा भाई हूँ, जो कि मेरी उम्र 59 साल कुछ महीने हो गई। पांचवी खबर बुलंदशहर से है, जहां पर सुधीर गोयल के करीबियों के ठिकानों पर ईडी ने रेड की छापेमारी की है। बता दें कि किसानों की करोड़ों की जमीन पर धोखाधड़ी का आरोप है। बिल्डर्स पर 16 केस बुलंदशहर के प्रॉपर्टी डीलर के नाम पर दर्ज हैं। छठवीं खबर वाराणसी से है, जहां पर वाराणसी के आदमपुर थाना क्षेत्र के कोयला बाजार इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब एक दुकान में आग लग गई। 2 मंजिला मकान में नीचे बनी दुकान में धमाके के साथ आग लगने से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। बता दें कि यहां पर अवैध घरेलू गैस रिफिलिंग का काम होता था, जिससे लोगों में अनहोनी होने की आशंका जताई जा रही थी। बता दें कि सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। 5:30 पर चेयरगंज फायर कंट्रोल रूम पे आग की सूचना मिली कि पचवतरी कोयला बाजार में आग लगी है। तुरंत जो है मौके पे 2 फायर टेंडर चेतगंज से जो है रवाना किए गए। साथ में फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर कोतवाली वो भी मौके पे पहुंचे, चेतगंज के फायर स्टेशन ऑफिसर, और मैं भी मौके पे पहुंचा। वहाँ देखा तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग थी G+2 फ्लोर की, और उसमें ग्राउंड फ्लोर पे एक परचून किराने की दुकान थी, जिसमें संभवतः इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से आग लगी और आग के कारण जो है धुआं जो है फर्स्ट फ्लोर पे फैला। फर्स्ट फ्लोर पे 2 बच्चे थे, लगभग उनकी उम्र जो है 18 से 20 रही होगी। वो दोनों बच्चे गैस रिफिलिंग का भी कार्य कर रहे थे। वहाँ पे पंखा था, वहाँ पे वेइंग मशीन थी, पावर सप्लाई वहाँ पे हुई था, धुएं से अनकॉन्शियस हुए होंगे और उनका पैर पड़ा होगा तो वो इलेक्ट्रोक्यूट हो गए और वो उनकी बॉडी जो है जो सिलेंडर थे उनसे चिपकी हुई मिली। हमारे जो टीम थी उन्होंने बड़ा बहादुरी से BSF पहन करके, हमारे जो दरोगा जी थे फायर के, वो वहाँ पे गए और उन्होंने जो है बड़े बहादुरी से दोनों बच्चों को वहाँ से इवैक्यूएट किया, रेस्क्यू किया और उनको फिर कबीर चौरा जो अस्पताल है वहाँ पे हमने उनको भेजा। प्रॉपर्टी में तो ज़्यादा लॉस नहीं कहेंगे, क्योंकि वो किराने की जो परचून की जो छोटी सी दुकान थी उसी में हुई है, लेकिन जो 2 बच्चे थे वो गंभीर रूप से घायल हुए और उनको अस्पताल में भेज दिया गया। खबर इटावा से है, जहां पर पति पत्नी की फावड़े से गला काटकर हत्या कर दी गई। वहीं वारदात के बाद बेटा फरार है, इसलिए शक बेटे पर है। पति पत्नी दिल्ली में काम करते थे, वह गांव में जमीन बेचने के लिए आए थे। इसी जमीन को लेकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल गांव में प्रधान की सूचना पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। जिलाधिकारी महोदय और हम और पूरी टीम SP सिटी, CO सिटी, थानाध्यक्ष और फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड सभी आ चुका है। और आपने देखा होगा कि सर पे चोट है और कुछ 7 इंजरी की भी, जैसे फावड़ा की चोट भी, फावड़ा बरामद भी हो गया है। और जो इसमें घर में कुल जो बड़े थे, एडल्ट थे, वो 6 लोग रह रहे थे, जिसमें से 4 लोग अभी नहीं मिल रहे हैं घर पे। और दोनों बेटे
पहली पत्नी और बहू, ये 4 लोग नहीं हैं। जैसा कि गांव वाले ही बता रहे हैं कि 12 दिन पहले ये लोग दिल्ली में काम करते हैं, दिल्ली से लौटे हुए थे और 25 दिन पहले भी दिल्ली से आए थे। तो कुछ जो खेत बेचने का मामला चल रहा था कि 2 पत्नी थी और जो पहली पत्नी से बच्चे थे वो दिल्ली में कमाते थे, तो ये 12 दिन पहले आए हुए थे। वो चारों लोग जो पहली पत्नी है, दोनों बेटे हैं और बहू हैं, अभी फिलहाल मौके पर नहीं है। इन दोनों की डेड बॉडी पड़ी हुई है, आसाराम और उनकी पत्नी की। तो इस प्रकार बेबी की, तो ये जो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि इनके बेटों ने और बहू ने मिलकर इसकी हत्या की, प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है। बाकी तहरीर के आधार पर जो भी विधिक कार्रवाई है की जा रही है। जो पोस्टमार्टम पंचायतनामा की कार्रवाई हम अग्रिम कर रहे हैं, पोस्टमार्टम में जो आता है तथ्य के आधार पर और भी कार्रवाई की जाएगी। बाकी इसमें अभियोग दर्ज करके सख्त कार्रवाई मेरे द्वारा की जाएगी। जमीन का मतलब निश्चित तौर से घरेलू मामला है, आप देख ही रहे हैं। प्रथम दृष्टया बिल्कुल लग रहा है कि घरेलू मामला है और गांव वाले भी जैसा बता रहे हैं कि सभी आए हुए थे और 4 लोग नहीं मिल रहे हैं मौके पर। इसका मतलब यही प्रथम दृष्टया लग रहा है कि उन्होंने घटना को अंजाम दिया है और घटना को अंजाम देने के बाद वो गायब हो गए। 8वीं खबर रायबरेली से है, जहां पर आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में प्रस्तावित भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर रायबरेली में रूट डाइवर्जन रखा जाएगा। इस दिन यहां कानपुर या अन्य जनपदों से आने वाले भारी वाहनों को महाराजगंज से हैदरगढ़ होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए उनके गंतव्य स्थान तक भेजा जाएगा। यह व्यवस्था 22 जनवरी से पूर्व लागू की जाएगी। इसी प्रकार लखनऊ से अयोध्या की ओर जाने वाले भारी वाहनों को भी उन्नाव व रायबरेली होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए भेजा जाएगा। देखिए, 22 जनवरी को जो अयोध्या में प्रोग्राम है उसकी संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए और जो भारी वाहन उधर जाना है अयोध्या की तरफ, प्लानिंग ये बनी है कि सारे वाहन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जाएंगे, जिससे अयोध्या जनपद में कोई भीड़ भाड़ वाहनों का ना होने पाए और जो तीर्थयात्री हैं और दर्शनार्थी हैं सुगम तरीके से वो दर्शन कर सकें, पूजा पाठ कर सकें। इसको ध्यान में रखते हुए रायबरेली जनपद में जो वाहन कानपुर की तरफ से लखनऊ होते हुए अयोध्या जाते हैं उनको डाइवर्ट करेंगे। कानपुर से उन्नाव का रूट रखा गया है। उन्नाव से ये आएंगे लालगंज से हरचंदपुर महाराजगंज होते हुए ये हैदरगढ़ जाएंगे और हैदरगढ़ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पकड़ करके निकल जाएंगे। एक रूट ये है। दूसरा है कि भारी वाहन कानपुर से डाइवर्ट करेंगे, फतेहपुर आएंगे, फतेहपुर से वो फिर आएंगे गीगासो होते हुए वो भी लालगंज निकलेंगे और लालगंज से निकलने के बाद उनका भी वही रूट रहेगा। ये भी हैदरगढ़ भेजे जाएंगे और हैदरगढ़ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पकड़ करके अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। खबर बागपत से है, जहां पर 22 जनवरी को अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शहरों में नहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर आज बागपत के बडोली गांव में महिलाओं ने ढोल नगाड़ों के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली और घर घर जाकर अक्षत बांटकर अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण दिया। इस दौरान महिलाओं ने जय श्री राम के नारे लगाए, जिससे पूरा वातावरण धार्मिक में बदल गया। बता दें कि महिलाओं ने 22 जनवरी को घर घर दीप जलाने के लिए जहां जागरूक किया, वहीं भगवान श्री राम के भव्य मंदिर और उनकी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए भी निमंत्रण दिया है। आपका नाम? रश्मि देवी, शाहपुर बड़ौली से। आज क्या क्या हुआ? आज शाहपुर बड़ौली में सबने मिलके एक रैली निकाली, जिसमें अयोध्या से जो अक्षत चावल आए थे वो और निमंत्रण पत्र ढोल वोल वगैरह से सबसे हमने रैली निकालकर हर जगह बांटे गए, जिसमें बहुत सी महिलाएं शामिल हुई और हमने बड़ी धूमधाम से इस कार्य को किया। खबर अमरोहा से है, जहां पर गजरौला में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष ओंकार कटरिया के नेतृत्व में एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष रिजवान कुरैशी ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। बता दें कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में युवती के साथ हुए रेप की घटना पर भी सवाल उठाए और बोले मुख्यमंत्री योगी पर 57 मुकदमे दर्ज थे। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में यूपी में 80 सीटें जीतेंगे। अब क्या कांग्रेस की तरफ से जो बयानबाजी की जा रही है, ये लोकसभा चुनाव में कितना सच साबित होती है और क्या चीजें निकलकर सामने आती हैं, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आजकल
पूरे प्रदेश में अपराध चरम सीमा पर है। आज हमारे आपके बीच आने का मकसद, अभी पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में IIT BHU की छात्रा का 3 लड़कों ने उसको नग्न कर करके और दुष्कर्म करने का काम किया। हालांकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी ने 2 नवंबर की ये घटना है, 3 नवंबर को ही उन्होंने ये कह दिया था कि इसमें भाजपा के कार्यकर्ताओं का हाथ है। उस पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष पर FIR लॉन्च की जाती है, ये दुष्प्रचार कर रहे हैं। और उस छात्रा ने 8 नवंबर को उन लड़कों की पहचान CCTV फुटेज के द्वारा उसके माध्यम से कर ली थी। ऐसी कौन सी मजबूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की थी, योगी सरकार की थी, कि उसको लगातार 2 महीने तक रोके रखा। और जैसा कि ज्ञात हुआ है कि उन लड़कों को, वांछित लड़कों को पहचान होने के बावजूद उनको 2 महीने के लिए प्रचार प्रसार में लगा दिया गया मध्य प्रदेश। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं। मैं फिर कहता हूं कि आपकी जिम्मेदारी हम सबसे ज्यादा है। आपको सच का आईना दिखाना है, सरकार को भी और जनता को भी। दूसरा मामला गोरखपुर क्षेत्र का है, जहां से मुख्यमंत्री जी आते हैं। और ये मामला, जैसा कि पिछले दिनों में मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि योगी सरकार ब्राह्मण विरोधी है। पिछले कुछ टाइम में आपने सबने देखा किस तरह से ब्राह्मणों का उत्पीड़न किया गया। उसी के अंतर्गत एक विनोद उपाध्याय नाम के कथित वांछित कहते हैं, जबकि उनका किसी भी, जहां तक हमें जानकारी मिली है, उनको किसी भी मुकदमे काफी लिखे हुए हैं। मुकदमे तो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पे भी लगभग 57 मुकदमे लिखे हुए थे। जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने सब अपने मुकदमे वापस ले लिए। तो मुकदमा लिखना या किसी के ऊपर मुकदमा होना, वो ये नहीं दर्शाता कि किसी को उठा करके एनकाउंटर कर दिया जाए। किसी भी मुकदमे में हमें जहां तक जानकारी मिली है, वो वांछित भले ही हो, इनाम की राशि भी बढ़ा दी गई थी। उसके पीछे भी बहुत बड़ा प्रकरण मैं अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि ये विनोद उपाध्याय नाम के व्यक्ति हमेशा से योगी आदित्यनाथ के बीच में आते थे और इनके धुर विरोधी उस क्षेत्र में कहलाते थे। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी अपने धुर विरोधियों को समेटने का या हटाने का, रास्ते से हटाने का काम कर रहे हैं। और वो रास्ते से हटाने का मतलब ये गलत तरीके से हटाने का। जो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में हमें अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको अपने रास्ते से विनोद उपाध्याय जी को हटा दिया गया, उनका एनकाउंटर करा दिया गया। खबर बुलंदशहर से है, जहां पर श्री राम मंदिर निधि समर्पण अभियान को अपना समर्थन देते हुए आज आनंदा डेयरी लिमिटेड ग्रुप ने निःशुल्क 1950 किलोग्राम देशी घी के 130 टीन अयोध्या भेजे हैं, जो 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा आयोजन में उपयोग में लाया जाएगा। 12वीं खबर गाजियाबाद से है, जहां पर गाजियाबाद के कवि नगर पुलिस द्वारा 5 अभियुक्तों को लूट के मामले में गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से लूट और चोरी की हुई 2 मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। थाना क्षेत्र कविनगर में विगत वर्ष दिनांक 20 जून को एक डिलीवरी बॉय के साथ उसकी मोबाइल तथा बाइक लूटे जाने का प्रकरण प्रकाश में आया था, जिसमें तत्काल ही सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उस घटना के अनावरण हेतु लगातार ही टीम प्रयासरत थी। इसमें मैनुअल इंटेलिजेंस तथा CDR के विश्लेषण से थाना कविनगर की पुलिस टीम के द्वारा आज कुल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम सनी, ऋतिक, राजा, अतुल तथा परवेश हैं। इनके द्वारा इस घटना में संलिप्तता को स्वीकारा गया है। इनके द्वारा ही ये घटना इस दिनांक को कारित की गई थी तथा इनसे जो वादी थे हमारे हेमंत रस्तोगी, उनसे जो लूटी गई मोबाइल तथा बाइक थी, इनसे उस मोबाइल तथा बाइक को बरामद किया गया है। क्या ये टारगेट कर रहे थे, रैकी कर रहे थे, ऐसे क्या इनसे पूछताछ में अभी तक जो तथ्य सामने आया है, ये उस घटना के दिन वहीं पे विचरण कर रहे थे वैन से,
तथा इनके द्वारा इसको एक सॉफ्ट टारगेट मानते हुए ये घटना कारित की गई। क्या पुराना आपराधिक इतिहास भी सर इनका रहा है? इस तरह की घटनाएं ये पहले कारित करते हुए हैं? इनमें से कुछ अभियुक्तों का पुराना आपराधिक इतिहास मिला है, जिनके ऊपर चोरी तथा लूट के अभियोग पंजीकृत हैं। 13वीं खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में स्थिति नई मंडी कोतवाली पुलिस ने सोमवार देर रात मुठभेड़ के बाद 5 शातिर अंतरराज्यीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 बदमाश निजाम और दीपांशु जहां पुलिस की गोली लगने से घायल हुए हैं, तो वहीं 3 अन्य अभियुक्त अनुज, विशाल और आकाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी मुजफ्फरनगर के नेतृत्व में जो जनपद में वाहन चोरी करते हैं, पर्टिकुलरली लग्जरी गाड़ियां, इस तरह के वाहन पे काम चल रहा था। इसमें दिनांक 19/20 की रात में थाना नई मंडी क्षेत्र से एक बलिनो कार चोरी हुई थी। उसी में सीओ मंडी के नेतृत्व में टीमें काम कर रही थी। कल मुखबिर खास की सूचना प्राप्त हुई कि ये गैंग जो है वो जनपद में घटना करने के इरादे से पुनः आ सकता है। उसके संबंध में चेकिंग की गई, नाकाबंदी की गई। कल रात पुलिस मुठभेड़ में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से 2 अभियुक्तों को पुलिस की जवाबी कार्रवाई में जो फायरिंग हुई उसमें गोली लगी थी। इसके अलावा जो एक तीसरा अभियुक्त था, उसने पूछताछ में बताया कि जो जनपद मुजफ्फरनगर में घटना हुई थी उसमें भी इन्हीं का गैंग इन्वॉल्व था। प्लस इसके अलावा इन्होंने पिछले 1 महीने के अंतराल में अलग अलग राज्यों में लगभग 8 से 10 घटनाओं को अंजाम दिया है, जिसमें से पुलिस ने इनकी निशानदेही से मेरठ में एक जगह पर जहां पे ये लोगों ने अपना अड्डा बना रखा था, वहां से 3 गाड़ियां बरामद की है। प्लस इसके अलावा जिस गाड़ी से ये घटना को अंजाम देते थे वरना, वो भी पुलिस मुठभेड़ के दौरान बरामद हुई है। इन लोगों के कब्जे से जो 3 गाड़ियां बरामद हुई है, प्लस जो चोरी की गाड़ी बरामद हुई है, उसके अलावा जो गाड़ी चोरी करने के उपकरण होते हैं, जिसमें मुख्यतः एलकी होती है जिससे गाड़ी का दरवाज़ा खोला जाता है। उसके अलावा जो इनका पूरा सॉफ्टवेयर रहता है जिससे गाड़ी को लॉक फ्री किया जाता है, ये सारे सामान बरामद हुए हैं। इस प्रकार थाना नई मंडी पुलिस ने जो अंतर्राज्यीय वाहन चोर जो है इन पर शिकंजा कसा है और श्रीमान एसएसपी महोदय ने इस घटना का खुलासा करने वाली टीम को 15,000 रुपये नगद इनाम देने की घोषणा की है। सर कहाँ का गैंग था सर ये मुख्यतः ये शातिर अभियुक्त हैं। ये सभी लोग जो है वो पहले दर्जनों मुकदमों में वाहन चोरी में जेल जा चुके हैं। मुख्यतः ये लोग हापुड़ और गाजियाबाद के रहने वाले हैं, लेकिन इनकी घटनाएं जो है वो दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में है। अभी रिसेंट में ये 2022 में ये अभियुक्त जेल में थे, डासना जेल में। वहाँ पे इन्होंने पुनः संपर्क किया और अपने गैंग को जो पुनर्गठन किया और जेल से छूटने के बाद में ये पिछले कई दिनों से सक्रिय थे और पुलिस अभी तक जो जितनी कार्रवाई हुई है उसमें 4 घटनाओं का खुलासा हुआ है। इसके अलावा और समाचार पत्रों के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से बाकी अगर कहीं पे भी इनकी घटना कोई संज्ञान में आती है तो उस पर भी जो है वो बरामदगी और अन्य कार्रवाई विधिक जो भी है वो अमल में लाई जाएगी। खबर बागपत से है, जहां पर दिल्ली सहारनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 709B के खेकड़ा में स्थित मुख्य चौराहों को एनएचआई द्वारा बंद करने के विरोध में आज सैकड़ों किसानों ने बागपत कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया है, करते हुए जमकर नारेबाजी की है। इस दौरान उन्होंने जिला अधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर मुख्य चौराहों को खोलने और उसके सौंदर्यीकरण की बात कही है। हम सब लोग जो निवेदन करा खेकड़ा से सांकरोद के लिए रास्ता जाता है, जो पाठशाला बस अड्डा खेकड़ा का मेन चौराहा है, उसको एनएचआई वाले बंद करने जा रहे हैं और उस चौराहे को बंद ना किया जाए, उस चौराहे को चालू रखा जाए, ये हमारी मांग है। और हमने डीएम साहब को अपना प्रार्थना पत्र, अपनी मांग दी है। उन्होंने एनएचआई के अधिकारियों से बात की है, वो लोग वहां आएंगे और हमने कहा है कि हम वहीं जमीन पे चौराहे पे आने के बाद ही आपके किसी भी अधिकारी से बात करेंगे। और हमारी मांग ये है कि उस चौराहे को, खेकड़ा का जो मेन चौराहा है, पहले उसकी सौंदर्यकरण की मांग भी आई थी कि सौंदर्यकरण भी होगा। हम तो ये चाहते हैं कि वो चौराहा चालू रखें, उस पर जो है गोल चक्कर बनाया जाए और रेड लाइट लगाई जाए और उस चौराहे को चालू रखा जाए। एनएचआई के अधिकारी खाली इसलिए कि वहाँ चौराहा रहेगा, ट्रैफिक तेज हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी, वहाँ एक्सीडेंट होगा, इस बात देके हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। खेकड़ा और आसपास के क्षेत्र की जनता, सांकरोद की जनता ये चाहती है कि वो चौराहा हमारा चालू रहे। उसकी व्यवस्था कैसे करनी है वो एनएचआई वाले जाने, सरकार जाने, प्रशासन जाने। ये हम सबसे मांग कर रहे हैं। डीएम साहब से मिले हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि उनके अधिकारी आएंगे और अगर
हमारी बात नहीं मानी जाती है तो फिर उसका हमें जनता को कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। हम सब जनप्रतिनिधियों को भी इसका वो भेजेंगे और वहाँ की हर नागरिक, वहाँ का रहने वाला ये चाहता है कि ये हमारा जो चौराहा है वो चलता रहे। और एक दूसरी मांग भी है, पहले हमारी एक पूरी हो जाएगी फिर दूसरे को बिठाएंगे। खेकड़ा जो तहसील है वो एलिवेटेड रोड बनने के बाद खेकड़ा तहसील में जाने का भी रास्ता नहीं है और लोगों को जो खेकड़ा या सांकरोद या मसूरी से या जो गाजियाबाद की तरफ से आएंगे वो भी वहाँ मवी कला से घूम के जाएंगे कम से कम 2-3 किलोमीटर का। तो ये भी मांग है कि खेकड़ा पाठशाला बस अड्डे से और तहसील तक एक सर्विस रोड बनाई जाए जिससे तहसील में आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। खबर एटा से है, जहां पर लेखपाल को निलंबित करने पर जनपद के लेखपाल तहसील सदर में बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मौके पर जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी देखने को मिली है। बता दें कि काम धाम बंद कर लेखपाल धरना प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। लेखपाल संघ के पूर्व जिला अध्यक्ष ने नायब तहसीलदार पर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं लेखपाल भ्रष्ट नायब तहसीलदार के ट्रांसफर की भी मांग की गई है। ये धरना कब तक जारी रहेगा? जब तक हमारे अशोक यादव जी का लेखपाल साहब का निलंबन वापस नहीं होता है तथा हमने नायब तहसीलदार एटा का नायब तहसीलदार सतीश का स्थानांतरण चाहा है। उनके हमारे लेखपालों के प्रति अच्छी कार्यशैली नहीं है और ना ही उनका आचरण अच्छा है। हम उनकी घोर भर्त्सना करते हैं और जब तक वो उनका तहसील से स्थानांतरण किसी अन्य तहसील में नहीं हो जाता तब तक। ऐसी स्थिति में क्या सरकारी कामकाज का विरोध किया है आपने? हाँ, सरकारी कार्य का विरोध है, लेकिन हमने 2 दिन के लिए आय जात मूल पर कोई रोक नहीं लगाई है। अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए और जुड़े रहिए न्यू इंडिया लाइव के साथ। नमस्कार।